Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform and in today's session we are going to discuss economics. So basically इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स अपने ऑलरेडी 4 पार्ट में कवर की है, तो आज हमने पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक आज के सेशन के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। आपको बताना है कि अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको 50 बेसिस पॉइंट से कम किया जाता है तो क्या चीज़ें आपकी देखने को मिल सकती हैं। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, या फिर इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू दी बैंकिंग सिस्टम। एंड आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है क्या होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अभी जो रिजर्व बैंक अगर इससे कम कर रहा है तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। आंसर होगा आपका सी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स। देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विच इज़ SLR, अगर हम यहाँ पे देख के चलें SLR को आपका क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस कर रहा है। ठीक, अब SLR होता क्या है, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है आपका CRR और SLR, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये एक रिज़र्व होता है जो कि आपको कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मानो उनके पास 100 रुपये हैं, इन केस जस्ट मान लेते हैं। सो अगर RBI ने मानो आपका क्या करके रखा हुआ है, एक रेट फिक्स करा हुआ है। फॉर एग्जांपल फोर से उन्होंने बोला कि 18% आपको 100 का 18% आपको क्या करके रखना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में, आप कैश की फॉर्म में कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में कर सकते हैं, ओके, आप गोल्ड की फॉर्म में कर सकते हैं, इन चीज़ों के उसमें कर सकते हैं। ठीक, सो ये आपका SLR में कंसिडर किया जाएगा। होता कुछ नहीं है, ये होता रखना बैंक को ही होता है, बट ये एज अ सिक्योर रिजर्व होता है जो वो RBI का मान के रखते हैं। बट वो इससे क्या नहीं कर सकते हैं, अब वो जब लैंड करेंगे तो वो इस 18% को हटा के जितना है वो लैंड कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि RBI ने क्या करा है, आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिड्यूस किया है, कम करा है, विच मीन्स इन्हें अब 18 नहीं रखना पड़ेगा, मान लीजिए इनको 10% रखना पड़ेगा 100 का। सो अब अगर इनको 10% रखना है, किसको रखना है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को आपका क्या करके रखना पड़ रहा है, 10% रख रहे हैं, विच मीन्स अब ये जो 18 का, अब जो ये रेस्ट ऑफ द 18% है, ये इनके लिए अवेलेबल है लैंड करने के लिए, ये अवेलेबल है लैंड करने के लिए। तो अब जब ये पब्लिक को लैंड करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपने क्या कर सकते हैं, जो लैंडिंग रेट अगर इनके आपका जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हाई होता तो ये, क्योंकि इनके पास पैसा कम होता तो इनके लैंडिंग रेट्स भी हाई होते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने इसे 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है तो यहाँ पे अभी अपनी लैंडिंग रेट्स को भी कम करेंगे, क्योंकि अब इनके पास पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा लैंड करने के लिए अमाउंट है। सो पहला ऑप्शन जो था आपका कि इंक्रीज ड्रास्टिकली, वैसे ये तो वैसे भी एक्सट्रीम था, तो ड्रास्टिकली तो वैसे नहीं हो सकता, ए आपका सीधे सीधे कैंसिल होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, ये नहीं, वो तो आपका रिजर्व बैंक और शेड्यूल बैंक्स और मार्केट के बीच का रिलेशन है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट दे लैंडिंग रेट्स, ये सही होगा। ड्रास्टिकली रिड्यूस, ये ऑब्वियसली आपका गलत होगा, एक्सट्रीम सिचुएशन है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज, आपको बताना है रुपी की कन्वर्टिबिलिटी क्या इम्प्लाई करती है। बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट इनटू गोल्ड, allowing value of rupee to be fixed by the market forces, freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa, developing an international market for currencies in India। अब आपको बताना है कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब यहाँ पे होता क्या है। ठीक, और इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू अनदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि अब अगर इंडिया एंड आपके USA के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक, अब हमारे बीच में ट्रेड हो रहा है, सो इंडिया की आपकी करेंसी है रुपी, हमारी करेंसी रुपी है, वहाँ की करेंसी क्या है, आपकी डॉलर है। सो अब किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से होगा, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है, एक रुपये में कितना डॉलर होगा या एक डॉलर का कितना रुपये होगा, ये इसमें डिफरेंस है। सो अब ये कन्वर्टिबिलिटी ऑफ जो रुपये होता है ना, ये आपका क्या अलाउ करेगा, ये अलाउ ये करेगा कि जो रुपये का कन्वर्जन है दूसरे करेंसी में हम उसको फ्रीली परमिट कर सकें। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, आपके ट्रेड में हेल्प होगा। एंड व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, आपको बताना है वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है। अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू अ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट अ टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस, फंड्स प्रोवाइडेड फॉर द रिप्लेसमेंट रेनोवेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। आपको बताना है वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है। आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो आपकी जो स्टार्टअप्स होते हैं ना,
ठीक है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको ये लॉन्ग टर्म में आपका मनी प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके कौन कहे जाएंगे? वेंचर कैपिटलिस्ट, और उस कैपिटल को वेंचर कैपिटल कहा जाएगा। बाकी इसमें ऑप्शन नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, नो इट कैन नॉट बी दैट। फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस, नो ये भी नहीं होगा। In the context of Indian economy, which among of the following is purposes of statutory reserve requirements? अब ये बोल रहा है कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं तो क्या पर्पस हो सकता है? टू एनेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, to prevent the commercial banks from making excessive profit, to force the bank to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements. आपके options है 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 2 3 4 only. You have to find the correct statement, correct purpose, and answer will be B, which means 1 and 2 only. अब देखिए, सबसे पहले हम जो आपका एक्सट्रीम ऑप्शन है उनको हटाते हैं। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव लॉसेस। अब देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये, ठीक है, तो जो एक तरीके की रिजर्व की रिक्वायरमेंट है जो आरबीआई कर रहा है, सेंट्रल बैंक जो किसी भी कंट्री का कर रहा है, उसके जो कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल बैंक्स है, सो वो क्यों करेगा? क्या वो बैंक्स को एक्सेसिव प्रॉफिट बनाने से रोकेगा? आप खुद ही सोचिए कि ये किसी भी तरीके से सही हो सकता है? ऑब्वियसली बात है कि बैंक्स को एक्सेसिव प्रॉफिट बनाने से रोकने के लिए इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। ये वैसे भी आपका ऑन पेपर्स हम इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। तो तीसरा हटता तो आपका सी गया, आपका डी गया। अब आपका आंसर होगा ए या बी में से, विच मीन्स आपका 4 तो ऑब्वियसली गलत है क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है। फिर भी देख लेते हैं, टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। जब भी हम आरबीआई भी पढ़ते हैं, आरबीआई के बारे में हम इंडिया के सेंट्रल बैंक का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और वैसे भी इंडियन इकॉनमी के बारे में, तो आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्स द बैंक, आपको मोस्टली जगह पे ना फोर्स वर्ड बहुत रेयरली यूज सुनने को मिलते हैं। बाकी टू अनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, हाँ ये ठीक है। अनेबल, ये अनेबल कर रहा है, देखिए वर्ड्स पे फोकस करिए, ये अनेबल कर रहा है किसको? सेंट्रल बैंक को, कि वो कंट्रोल करे जो बैंक अब अपने एडवांसेस क्रिएट करे। टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, ये बहुत ही नॉर्मल सा जनरल सा स्टेटमेंट है ताकि वो लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड कर सके, इससे आंसर बी होगा। With reference to union budget, which among of the following is covered under non-planned expenditure? Defense expenditure, interest payment, salaries and pensions, subsidies। आपको बताना है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आएगा। 1 only, 2 and 3 only, 1 2 3 4 only, या फिर none of the above, and your answer will be, जब हम बजट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से बजट का आगे आपको पूरा क्या मिलता है, डिफ्रेंशिएशन मिलता है, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आंसर होगा इसका सी, विच मीन ये सब के सब आपके प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे, सॉरी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे। डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सैलरीज एंड पेंशन हो गया, सब्सिडीज हो गया। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन द इकोनॉमी इट विल, अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी। आपको बताना है कि अगर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे इकोनॉमी में, अगेन ये पूरी आपको फिर साइकिल याद आएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर किस तरीके से आपको आगे हेल्प होगा, ये साइकिल आपकी विशियस होगी या वर्चुअस साइकिल होगी, किस तरीके से। आंसर होगा सी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट विच मीन जिस पे लैंड किया जा रहा है, ठीक है, अगर वो डिक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्या करेंगे, लोन को आपका अवेल करेंगे, लोन को अवेल करेंगे तो आपका इकोनॉमी में उतना पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। पहला तो हो नहीं सकता था वैसे भी, विच मीन अरे क्योंकि खुद ही समझ लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विच मीन्स आपका जो क्या जा रहा है, आपका कैपिटल ज़्यादा जाएगा। अब आपका कैपिटल अवेलेबल बहुत ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में डिक्रीज तो नहीं होता, टैक्स कलेक्शन में डिक्रीज, इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा इसमें। इंक्रीज इन टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी नहीं हो सकता, आपका आंसर होगा सी। इकोनॉमिक जस्टिस हैज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, आपको बताना है इकोनॉमिक जस्टिस किसमें है? प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, नन ऑफ द अबव। पॉलिटी में जब आप इन सब टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आपने ये भी पढ़ा होगा। आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट था, फैक्चुअल था। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, किसका रिकॉर्ड है ये? All import and export transaction of a country during a given period of time, normally a year. Goods exported from a country during a year. Economic transaction between government of one country to another.
कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, आपको बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, आपका किस तरीके का रिकॉर्ड होता है, क्या करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आपने सुना होगा इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद आपको किस तरीके से आपके रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है किसी कंट्री का, आंसर होगा आपका ए, जितना भी इम्पोर्ट्स है और एक्सपोर्ट्स है उसका ट्रांजेक्शन देखा जाता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, नॉर्मली यही है। और बेसिकली ये कौन देखा जाता है, कहाँ पे जाता है ये जितना भी है, तो आपका जितना भी एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है इसका देखा जाता है। जनरली जब हम किस रेफरेंस में बात करते हैं, हम रेफरेंस में बात करते हैं IMF के, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें जाती है हमारी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ, किसमें रेगुलेट करता है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, वेंडिंग अप ऑफ बैंक्स। 1 and 4 only, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 and your answer will be D 1 2 3 4। ये बहुत इजी था। लिक्विडिटी होगी एसेट्स की, उसमें ये हेल्प करेगा। ब्रांच एक्सपेंशन में आप रेगुलेट करेगा, ठीक। मर्जर ऑफ बैंक्स में रेगुलेट करेगा, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स में रेगुलेट करेगा, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंशन में आप कैसे समझ सकते हैं, लाइक बैंक्स के लिए ये है कि लाइक आपको कहाँ रूरल एरिया में कितने करने हैं, कितने मिनिमम होना चाहिए, मर्जर में किस तरीके से होगा, वाइंडिंग अप अगर बैंक आपका क्या हो रहा है, बैंक आपका क्राइसिस में जा रहा है तो किस तरीके से उसको वाइंडिंग अप करना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट दैट, बहुत बार पढ़ा रखा है बैंक रेट, आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इन ईज मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। आपको बताना है कि बैंक रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर आपको पता है तो अभी पहले कमेंट करने से पहले बैंक रेट की डेफिनेशन लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको क्लियर है, और फिर अगर आप फिर इसमें जाएंगे तो आप ऑप्शन से डायरेक्टली इसमें आंसर में पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आपको बैंक रेट की डेफिनेशन क्लियर है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। आंसर होगा इसका डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, ठीक, क्योंकि वो बैंक रेट को वो बढ़ा रहे हैं, विच मीन्स आप वो नहीं चाहते हैं कि आपका इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाए, तो वो टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो करें, टाइट कर रहे हैं ना, मनी को टाइट कर रहे हैं, वर्ड से निकालिए, मनी को टाइट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपना फाइनेंस को लिखना मत भूलिएगा, 10 से कितने मार्क्स आए आपके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।